स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हमें उसका फॉर्मूला मिलता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। उसका क्या लेआउट होगा, क्या फिगर बनाओगे, ठीक है, मैंने उसका थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बना दिया है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग जैसे जैसे चीज़ें रिक्वायरमेंट में आती जाएंगी वो मैं आपको समझाता जाऊंगा और उसके लिए रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको देता जाऊंगा। पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि इस आर्टिकल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। पहला क्वेश्चन ये कि डायपोल पर नेट चार्ज कितना होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ये कि डायपोल पर नेट फोर्स कब और कितना होगा जब इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में प्लेस करेंगे तो क्या होगा और यूनिफॉर्म में प्लेस करेंगे तो क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर फॉर्मिंग द टॉर्क। टॉर्क बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, फोर्स कैसे होने चाहिए, फोर्सेस का नेचर कैसा होना चाहिए, फोर्सेस लगे कहाँ होने चाहिए, फोर्सेस कैसे लगे होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर फाइनली हम अडॉप्ट करेंगे, फाइनली हम ये डेरिवेशन करेंगे टॉर्क का रिलेशन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये कैसी क्वांटिटी होती है टॉर्क वो समझेंगे। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, किस रूल से डिटरमाइन किया जाता है, आपको वो सुनने को और समझने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत एराइज होता है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे शो किया जाता है और किस कंडीशन पे शो होता है। और फाइनली हम एक क्वेश्चन लास्ट में लेंगे लेक्चर के जहाँ पे ये बात होगी कि अगर एफ नेट जीरो हो तो क्या टॉर्क जीरो होगा, एफ नेट जीरो है तो क्या टॉर्क जीरो होगा, अगर टॉर्क जीरो होगा तो किस कंडीशन पे होगा। हम उन कंडीशन को इजीली फिगर के थ्रू समझेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, क्योंकि बहुत सारी मैंने बातें कर ली। 2 मिनट में मैंने आपको समझाया कि वीडियो में क्या क्या आपको मिलने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए या पहले से इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि डायपोल क्या चीज़ है। डायपोल क्या होता है, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस, मीन्स 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से ये फॉर्म होता है और उनके बीच बहुत कम सेपरेशन होता है, बहुत कम होता है। मतलब चार्जेस के बीच में जो 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में सेपरेशन मिलीमीटर में होता है, माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है, सेंटीमीटर में रख लीजिए, मतलब बहुत कम होता है, इतना समझ लीजिए। फिर क्या हुआ, 2 चार्जेस हैं और उन चार्जेस के थ्रू बन गया एक डायपोल। डायपोल की अपनी डायपोल लेंथ होती है, वो 2l है, वेरी स्मॉल लेंथ है या सेपरेशन कह लीजिए। डायपोल होता है, डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको मैं बोलता हूँ O। तो कितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, एक डायपोल मिल गया AB, डायपोल पर प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज हो गया, डायपोल की लेंथ मिल गई 2l, डायपोल का मिड पॉइंट मिल गया O, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट ये यूज़ होगा कि जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो चार्ज का क्या होगा, ठीक है, चार्ज का क्या होगा। और उसी जगह पे अगर माइनस Q चार्ज को उसी फील्ड में रख दिया जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो चार्ज का क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये आपको समझना है कि जैसे आपके पास ये आता है, ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, पहले रख दिया प्लस Q चार्ज। जब प्लस Q चार्ज रखा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पे लगेगा फोर्स, क्योंकि जब भी आप किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा मैं बता देता हूँ, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया है, डायरेक्शन ये है और यहाँ पे पुट कर दिया माइनस Q चार्ज। तो प्लस Q और माइनस Q चार्ज पर फोर्स किधर और कैसा लगता है उस कंसेप्ट को समझ गए तो इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है आपके लिए। देखिए, अगर आपने रखा है प्लस Q चार्ज कहाँ पर, फील्ड ई में, तो उस पर फोर्स लगता है कहाँ, उस पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में। कहाँ लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। बात आई कितना लगेगा, तो F इक्वल टू लगेगा QE, क्या लगेगा, F इक्वल टू QE लगेगा, ठीक है। इसके आगे आप प्लस लगा भी सकते थे या फिर यहाँ पे देखिए ऐसे प्लस Q लिख सकते थे। प्लस Q बताता है कि फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। कैसे लगेगा, ये F इक्वल टू QE। अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव, ये क्या बताएगा, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए।
तो यहाँ बताया जा रहा है कि माइनस साइन ये बताता है कि जो फोर्स है माइनस क्यू चार्ज पर वो लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप अपोजिट नहीं लगाते हो, आपने इधर डायरेक्शन बना दी, तो यहाँ पे क्यू ई लिख दीजिए। क्या लिख देंगे? क्यू ई। अगर आपने माइनस लगा दिया और इधर लिखा तो वो गलत हो जाएगा। देखिए माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन बताना। अगर आपने डायरेक्शन भी लगा दी और माइनस भी लगा दिया, इसका मतलब वो फिर गलत बात है। उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है, तो कितना लग रहा है? क्यू ई लग रहा है। और मैंने डायरेक्शन दिखा दी, इसका मतलब माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं माइनस ना लिखूँ, सिर्फ ये बताऊँ कि माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज पे माइनस क्यू ई लग रहा है फोर्स। और प्लस क्यू ई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू ई है। तो प्लस क्यू ई चार्ज पर क्या लग रहा है? प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है। देखिए प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? प्लस क्यू ई लग रहा है। माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है? माइनस क्यू ई लग रहा है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन में, यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, डायरेक्शन लगा देंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो गई, तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर अभी आपने क्या देखा? आपने सिर्फ ये देखा कि एक डायपोल ए बी है, उसकी क्या लैंग्वेज हो रही है मैं लिख देता हूँ, आप उसको नोट भी कर लेंगे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल से कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या है आपके पास? डायपोल है आपके पास ए बी, और इसकी डायपोल लेंथ कितनी है? हैविंग डायपोल लेंथ 2L एंड डायपोल मोमेंट कितना है? डायपोल मोमेंट P। ठीक है, दो चीज़ें आपने बता दी कि इसकी जो डायपोल लेंथ है वो 2L है, और डायपोल मोमेंट कितना है? डायपोल मोमेंट है आपके पास P। ठीक है, अब क्या देखिए, जो डायपोल है वो प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एट एंगल थीटा। डायपोल इज प्लेस्ड in uniform electric field at an angle थीटा। तो इस थीटा एंगल पर मैंने एक डायपोल, जिसकी डायपोल लेंथ 2L है, डायपोल मोमेंट कितना है? P। जरा डायपोल मोमेंट मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपके पास डायपोल मोमेंट, ये क्या है? ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये डायपोल मोमेंट है आपके पास, ये डायपोल मोमेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ P। ये डायपोल मोमेंट है P, मैंने दिखा दिया। कहाँ से? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है डायपोल मोमेंट। तो फिगर में हो गया इतना। अब जरा देखिए, ये तो लैंग्वेज हो गई इसके बारे में। अब हमें आपको समझाना है कि नेट फोर्स, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि नेट फोर्स डायपोल पे क्या होता है, तो देखिए एरो बनाइए, लिखिए नेट चार्ज ऑन डायपोल। सॉरी, पहला क्वेश्चन मेरा था नेट चार्ज ऑन डायपोल, कितना आ जाएगा? नेट चार्ज ऑन डायपोल। तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन हो गया कि डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है। देखिए डायपोल बनता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से, तो इधर कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है? प्लस क्यू, इधर कितना है? माइनस क्यू। तो ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? नेट चार्ज ऑन या टोटल चार्ज ऑन डायपोल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस क्यू और प्लस यहाँ लिखा जाएगा माइनस क्यू। टोटल कितना आ गया? 0। तो नेट चार्ज डायपोल पे 0 होता है। एक क्वेश्चन जरा देखिए, जरा इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करिए। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो क्या आएगा? फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज कितना आएगा? F प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू इक्वल टू आएगा प्लस क्यू ई। ठीक है, प्लस क्या बताता है? प्लस बताता है डायरेक्शन को। क्या बताता है? कि F की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में है। मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ F इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ E। मीन्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ F इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ E। जो E की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है, जो फील्ड की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है। अच्छा, फिर क्या देखोगे? फिर देखोगे आप फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज कितना आएगा? F माइनस क्यू इक्वल टू कितना आएगा?
ये आ जाएगा माइनस क्यू ई। यहाँ पे जरा देखिए माइनस अगर लगा दिया आपने तो माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, देखिए इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे। जो देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, क्या है ये मैग्नीट्यूड है। अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे कैसा, आर एफ प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आएगा प्लस क्यू ई वेक्टर। तो ये बता रहा है कि ई और एफ की डायरेक्शन सेम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा प्लस क्यू। यहाँ पे जरा देखिए इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो क्या आएगा, एफ माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू ई वेक्टर। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन ये बताता है, ये तो मैग्नीट्यूड है, सुनिए यहाँ पर क्या बताता है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म से पता चलता है कि डायरेक्शन किधर होगी। चलिए देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या आएगा, एफ डायरेक्शन ऑफ एफ माइनस क्यू इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। मीन्स क्या होगा कि माइनस क्यू चार्ज पे जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो तो ये होगा, ठीक है, लेकिन ये होगा और डायरेक्शन लगा दी तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो एफ माइनस क्यू इक्वल टू होगा माइनस क्यू ई। ऐसे ही देखोगे प्लस क्यू चार्ज पर तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अगर लगा दी तब लिखोगे तो आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लस माइनस डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर आपने प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो फिर आपको डायरेक्शन अभी क्या है, ये प्लस और ये माइनस लगाया है आपने, ये प्लस और माइनस, इसका मतलब प्लस माइनस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन भी लगा दो और प्लस माइनस भी लगा दो तो गलत होगा ना। आपको डायरेक्शन लगाना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, और अगर आपने प्लस माइनस लगा दिया है तो फिर डायरेक्शन ये नहीं दिखाओगे। यहाँ पे ये प्लस क्या दिखा रहा है, प्लस डायरेक्शन को ही शो कर रहा है। प्लस का मतलब एफ और ई दोनों सेम डायरेक्शन में। शायद मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस बात पे कि आपको डायरेक्शन रियलाइज हो जाए, ठीक है। पहले इतना देखिए, इतनी बातें क्लियर हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं बात करता हूँ कि नेट फोर्स कितना होगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर मैं रब कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे नेट फोर्स कितना होगा। देखिए आपने फोर्स निकाल लिया प्लस क्यू चार्ज पर, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ नेट फोर्स, क्या आएगा, नेट फोर्स ऑन डायपोल। नेट फोर्स ऑन डायपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू आएगा कितना, एफ नेट इक्वल टू आएगा एफ प्लस क्यू प्लस एफ माइनस क्यू। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, दोनों का सम कर दीजिए। देखिए प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगा कितना, क्यू ई, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगा, माइनस क्यू ई। आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या देखेंगे, क्यू ई माइनस क्यू ई दोनों जीरो हो गए। इसका मतलब एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट इक्वल टू जीरो आ गया। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि एफ नेट का क्या मीनिंग है। एफ नेट का सिर्फ एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है, मैं लिख देता हूँ कहीं, मीनिंग ऑफ एफ नेट। चलिए हटा दो इसको हटा दिया जाए। चलिए यहाँ बात करता हूँ मैं मीनिंग ऑफ एफ नेट। क्यों लिखा मैंने एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो और आया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने लिखा यहाँ पर मीनिंग ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग ये है कि जो डायपोल है आपका, डायपोल इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मीनिंग है, इक्विलिब्रियम। इसका एक मतलब ये हुआ कि जो हमारा डायपोल है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि ये प्लेस्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है ये आगे पीछे चल नहीं सकता। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि डायपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, इज इन
इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मीन्स डायपोल आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। अगर मूव नहीं कर सकता तो करेगा क्या? अब देखूंगा मैं आगे चल के क्या रोटेशन कर सकता है। अभी तो मैं इस बात पे रिजिड हूँ कि ये आगे पीछे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्यों आया? क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो होता। अभी ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो हो सकता है इधर का फोर्स ज़्यादा हो सकता है इधर का फोर्स ज़्यादा हो, तो इनबैलेंसिंग आ जाती। जिधर जाता हो, जिधर ज़्यादा फोर्स आता उधर डायपोल हमारा मूव कर जाता। ठीक है, अब हो सकता है कि मूव करते समय भी गोल गोल घूम जाए, हो सकता है, मैं अभी एजम्पशन कर रहा हूँ, हो सकता है कि गोल गोल घूम जाए चलते चलते। अभी लेकिन गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे। पहले इस बात पे रिजिट हो जाएं कि ये आगे चलेगा नहीं, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये अपनी जगह तो फिक्स हो गया, मतलब ये यहीं पर है। अब ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा उस बात पे आने वाले हैं, पहले इस बात को समझ गए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, जो डायपोल है डायपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं। सिंस यहाँ लिखा जाएगा, एरो बनाइए डबल एरो करके, सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, क्या देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायपोल कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं। सिंस इक्वल एंड अपोजिट forces act on dipole, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डायपोल पर लग रहे हैं। अच्छा, these two equal and opposite forces form कपल या टॉर्क। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या फॉर्म करते हैं? कपल फॉर्म करते हैं या टॉर्क फॉर्म करते हैं। विच टेंड्स टू रोटेट द डायपोल in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डायपोल पर जैसे ही मैंने डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, डायपोल पर फोर्सेस लगने शुरू हो गए। मीन्स प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगा और माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगा। मैंने डायपोल को थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। ये थीटा एंगल होगा तो यहाँ भी थीटा एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल होते हैं? ये होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइन खींच दीजिए। मतलब ऐसे होता है कि अगर एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और उसमें पैरेलल लाइन जितनी भी चाहो आप पैरेलल लाइन ड्रा करो, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो ये एंगल सारे होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने यहाँ पे थीटा लिखा था, ये थीटा, क्योंकि ये डायपोल थीटा एंगल पे रखा गया था। ये सारी फील्ड लाइंस क्या हैं? ये सारी जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। कहीं पर भी थीटा, यहाँ जहाँ चाहें आप वहाँ थीटा लिख सकते हैं। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप अप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या बताया कि इस डायपोल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं और ये दोनों फोर्स क्या करते हैं? एक कपल बनाते हैं और कपल या टॉर्क बनाते हैं। उस टॉर्क की क्या टेंडेंसी होती है कि डायपोल को रोटेट करना। कहाँ रोटेट करना? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करना, ठीक है। अब यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि कौन से फोर्सेस टॉर्क बनाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये बोलने वाला हूँ कि कौन से फोर्सेस होते हैं जो टॉर्क को फॉर्म करने में पार्टिसिपेशन होता है। मतलब कौन से क्या इनके कैरेक्टर्स होते हैं कि ये दो फोर्सेस हैं और ये दोनों फोर्स यहाँ पे ये और ये फोर्सेस हैं। मैं कह रहा हूँ इन दोनों फोर्सेस के क्या कैरेक्टर होने चाहिए कि ये डायपोल बनाएं। तो डायपोल बनाने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होते हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि हाँ डायपोल बनाएंगे तो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल क्या हो जाएगा? देन टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं फिर बताऊं कि फोर्सेस के क्या कैरेक्टर होने चाहिए।
टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया टॉर्क एक्टिंग का। तो जो नेट टॉर्क होगा, क्योंकि ये फोर्स है, इस फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चाहिए, इस फोर्स की जैसे ये फोर्स यहाँ लग रहा है, इसको यहाँ लगा हुआ माना जा सकता है, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। फिर से ध्यान सुनना, ये फोर्स यहाँ लगा है तो इस फोर्स को यहाँ लगा हुआ मान सकते हैं, यहाँ भी लगा मान सकते हैं, यहाँ भी लगा मान सकते हैं, इस लाइन पर कहीं पर भी लगा मान सकते हैं। तो क्या होगा, ये इस जगह से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये जितनी डिस्टेंस होगी ये उतनी ये होगी। इसका मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो। तो हमने मान लिया कि यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, d1 है। कितनी है, d1 है। जैसे ये फोर्स है तो इस फोर्स के लिए चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लीजिए और चाहे ये डिस्टेंस ले लीजिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होनी चाहिए, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पूरा लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पूरी बात हो जाएगी। चलिए फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। देखिए इस फोर्स की वजह से टॉर्क बनेगा और इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क बनेगा। यहाँ पे टॉर्क कैसा आ रहा है जरा देखिए, यहाँ पर ये वाला फोर्स इसको घुमाता है इधर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखिए इस वाले की वजह से ये घूम रहा है इधर और इस वाले फोर्स की वजह से घूम रहा है इधर। मतलब ये घूम रहा है कैसे, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो टॉर्क आया है वो क्लॉकवाइज आया। इस बात पे अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब हमें फॉर्मूला मिल चुका होगा। तो देखिए वहाँ पर हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारा जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज आया है। अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो वो फॉर्मूला हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में क्या दिख रहा है कि ये जो डायपोल है वो रोटेट हो रहा है कैसा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बोलने वाला था, क्या बोलने वाला था कि जो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो ये बताएं या ये बताते हैं कि यही दो फोर्स टॉर्क बनाएंगे। तो क्या होता है जरा देख लीजिए क्या होता है कंडीशंस। कंडीशन फॉर फॉर्मिंग टॉर्क। तो कंडीशन क्या क्या होती हैं सॉरी, पहली जो कंडीशन हमारे पास आती है कि बोथ फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ये दो प्रॉपर्टी एक ही मैंने लिख दी। मैंने क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ दो चीज़ें एक साथ लिख दी हैं कि बोथ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, लिख दी गई। और दूसरी अहम बात है वो क्या है, बोथ फोर्सेस शुड बी पैरेलल। बोथ फोर्सेस शुड बी पैरेलल। तो पैरेलल हो गए दोनों फोर्स। यहाँ देखिए ये फोर्स ऐसे लग रहा है इस लाइन में और ये फोर्स ऐसे लग रहा है कि दोनों के दोनों फोर्स कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। और तीसरी और अहम बात, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस शुड बी डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस शुड बी डिफरेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों फोर्स हैं वो अलग अलग पॉइंट पे लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे लगे हों, कि ये वाला भी फोर्स इसी पॉइंट पे इधर लगा हो और ये वाला भी फोर्स इसी पॉइंट पे लगा हो। मतलब ऐसा समझिए जैसे ये पॉइंट है, एक फोर्स इधर लगा हो इसी पॉइंट पे इधर लगा हो और एक फोर्स इधर लगा हो। तो कभी भी अगर दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगे हैं तो वो टॉर्क नहीं बना सकते। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगे हैं तो कभी भी वो टॉर्क नहीं बनाएंगे। टॉर्क बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों, अपोजिट इन डायरेक्शन हों, दोनों पैरेलल हों।
पैरेलल होने का मतलब देखिए यहाँ पे लग गए तो ये तो एंटी पैरेलल हो गए, बात तो ठीक है, लेकिन एक ही पॉइंट पे लग गए, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो एक ही पॉइंट पे ना लगे हों, मतलब उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो एक्ट करने का पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। एक ही पॉइंट पे लगेंगे तो टॉर्क कभी भी फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ में आई, कंडीशन फॉर फॉर्मिंग द टॉर्क। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि हमें फॉर्मूला पता चल चुका है टॉर्क का। अब टॉर्क का फॉर्मूला पता चल गया है तो यहाँ से हम टॉर्क निकालने जा रहे हैं। कितना आएगा टॉर्क, जरा देखिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क जनरेट हुआ उसको हमने मान लिया कितना, टाउ1, और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आया वो कितना आया, टाउ2। तो कितना हो गया टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क हमारे पास आ गया। नाउ टोटल टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला ये हो गया, यहाँ लिखा जाएगा नाउ नेट टॉर्क ऑन डाइपोल, जो कितना आएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2। देखिए यहाँ प्लस ही क्यों हुआ, ये बात भी समझिए। अगर ये ऐसा होता कि ये नीचे आता और ये इधर आता तो अब दोनों में माइनस होता, टाउ1 माइनस टाउ2 हो सकता था या टाउ2 माइनस टाउ1 हो सकता था, लेकिन दोनों एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। अब टाउ1 और टाउ2 को क्या लिखना है, देखिए ये फोर्स है आपके पास, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जरा देखिए, टाउ इज इक्वल टू, टाउ का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टाउ1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस क्यू, टाउ1 के लिए कितना है ये एफ प्लस क्यू और प्लस क्यू के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है d1 इंटू d1 आ गया। फिर क्या आएगा, टाउ2 के लिए कितना आएगा, टाउ2 के लिए ये है एफ माइनस क्यू आ गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसको आप दे दीजिए d2, क्या दीजिए d2, तो ये आ गया d2। मुझे क्या करना है, मुझे अब d1 और d2 की वैल्यू पुट करनी है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात की जाए। चलिए इधर मैं हटा देता हूँ, देखिए ये चीज़ हटा दूँ, इसका तो आप समझ चुके हैं, लैंग्वेज भी हो गई है। चलिए यहाँ देखिए ये आया कितना, टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस क्यू पर फोर्स कितना लग रहा है वो है क्यू ई, कितना आ गया, क्यू ई आ गया, और डिस्टेंस आपके पास d1 है, प्लस यहाँ पे कितना आया है, मैग्नीट्यूड कितना था इसका क्यू ई, और डिस्टेंस कितनी है, ये हो गया d2, तो क्यू ई दोनों में कॉमन हो गया, तो क्यू ई कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा d1 प्लस d2 आ गया। अब d1 प्लस d2 क्या है, ज़रा देखिए, d1 और d2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो d1 d2 की वैल्यू मैं आपको निकालना बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, जाके इस साइड में d1 निकाल लीजिए, इस साइड में d2 निकाल लीजिए, इसको भी आप रब कर लीजिए। देखिए कंडीशन का भी काम ख़त्म हो गया, आपको समझ में आ चुका है। इसको भी हटा दूँ, सिर्फ इसको लिख रहे, इसको भी हटा देता हूँ। देखिए इस साइड में आपको ये चाहिए तो क्या आएगा, इसमें फिगर में नीचे लिख देना है आपको, इन ट्रायंगल क्या आएगा, इन ट्रायंगल BDO, ट्रायंगल BDO, ठीक है। इस तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, जाके इस तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल कौन सा, ACO, इन ट्रायंगल ACO। चाहिए इधर देखिए, मैंने क्या बोला, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये थीटा है तो इधर वाला जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट, इस ट्रायंगल में आप d2 निकाल लीजिए और इस ट्रायंगल में आप d1 निकाल लीजिए, बस यही काम है। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या आएगा, ये और इसमें रिलेशन देखिए, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन देखना है तो क्या आ जाएगा, जाके यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू d1 अपॉन l आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, d1 इज इक्वल टू l साइन थीटा, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से देखिए जरा सा साइन थीटा इसमें भी निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाइए तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो ये होगा d2 और ये हो जाएगा l, तो d2 इज इक्वल टू आपको मिल गया l साइन थीटा। दोनों d1 और d2 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, जाके टाउ इज इक्वल टू आ गया QE और ये आ गया जाके आपके पास l साइन थीटा प्लस l साइन थीटा, दोनों को ऐड अप कर लीजिए तो टाउ इज इक्वल टू हो गया QE, यहाँ से आ जाएगा 2EL साइन थीटा। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हो कितना, 2QL और इसको लिखिए E, यहाँ लिखिए साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा PE साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है वो स्केलर फॉर्म है, क्या है ये,
स्केलर फॉर्म है, ठीक है। अब आपको यहाँ से वेक्टर फॉर्म देखना है, तो क्या आएगा जाके वेक्टर फॉर्म, टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। और एक ये भी हो सकता है, टाउ इज इक्वल टू ई क्रॉस पी वेक्टर। अब आपके लिए यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, ये सही है कि ये सही है। सुनिए, ये सही है कि ये सही है, ये बात आपको कैसे पता चले, इस पे ज़रा फोकस करिए। कौन सा सही है कौन बताएगा, देखिए कौन सा सही है कौन बताएगा, इसके लिए आपको रूल चाहिए। रूल क्या है ज़रा देखिए, आप इस फिगर को देखोगे तो डायपोल मोमेंट ये है, डायपोल मोमेंट ये है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, यहाँ से क्या आ सकता है, ये आपके पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी P और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E था। आपको कौन सी डायरेक्शन चाहिए, डायपोल जो टॉर्क है, टॉर्क की डायरेक्शन आपको चाहिए क्या, टॉर्क की डायरेक्शन चाहिए, टॉर्क की डायरेक्शन क्या चाहिए, इनवर्ड चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज चाहिए। क्लॉकवाइज कैसे आएगा, क्लॉकवाइज तभी आ सकता है, देखिए जब ये P से E की तरफ आएंगे तभी क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, ये देखिए P को लेके जाइए किधर, P को लेके जाइए E की तरफ, तभी क्लॉकवाइज बनेगा। हमको एंटी क्लॉकवाइज नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा E क्रॉस P। फील्ड को लेके जाएंगे इधर, फील्ड को लेके इधर जाएंगे तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, जबकि ये एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या है, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है। टाउ कैसा है, टाउ आपके पास क्लॉकवाइज है, इसलिए क्लॉकवाइज का मतलब है आपको ये डायरेक्शन लेनी है, कौन सी, ये डायरेक्शन लेनी है। यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसा, जैसे ये हो गया आपके पास डायपोल मोमेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आपको जाना किधर पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इधर, जबकि हमको जाना किधर है, हमको जाना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ये फुलफिल नहीं हो रहा, क्लॉकवाइज में ये फुलफिल हो रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो देखिए ऐसे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, जो हमारा टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की ओर होगी। अंदर की तरफ हमको क्या दिखाते हैं, अंदर की तरफ वाले को टाउ दिखाते हैं, ये टाउ हो गया ये, तो ये हो गया टाउ की डायरेक्शन। यहाँ क्या आता है, यहाँ पे आता है ऐसे, जो थीटा आएगा, थीटा, थीटा यहाँ कितना आएगा जाके, थीटा आए कैसा आ रहा है, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो हमको देखने को मिल ही नहीं रहा, टार्क कहाँ मिल रहा है, टार्क तो क्लॉकवाइज हो रहा है। इसका मतलब P को ले जाना पड़ेगा, P को ले जाना पड़ेगा किधर, E की तरफ। तो P क्रॉस E सही है, ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसको आप काट देंगे, ये गलत है और ये सही है। ये बात हो गई। अच्छा, ये डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, डायरेक्शन ऑफ E, देखो डायरेक्शन ऑफ टाउ, मैं लिख देता हूँ कहीं यहाँ पर एक लाइन और, ये डायरेक्शन ऑफ टाउ, डायरेक्शन ऑफ टाउ कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड बाय, डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। किससे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। राइट हैंड मैंने रख दिया राइट हैंड, और इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से क्या करेंगे, ये राइट हैंड स्क्रू रूल देखिए ऐसे है, ऐसे करेंगे तो P को ले जाना है E की तरफ, तो P को ले जा रहे हैं किधर, P को ले जा रहे हैं E की तरफ, तो ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसलिए नीचे दिखा रहे हैं। अगर मैं E को ले जाऊँगा इधर तो टॉर्क तो हमारा कहाँ बन रहा है, टॉर्क बन रहा है हमारा इस साइड में, और इसको ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला हमारा टॉर्क से, टॉर्क की डायरेक्शन से मैच कर रहा है, इसलिए ये सही है, और ये टॉर्क की डायरेक्शन से मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी डिटरमाइंड बाई राइट हैंड स्क्रू रूल। अच्छा, एक चीज़ और कि जो टाउ होता है, टाउ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, टाउ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, टाउ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, इतनी बातें हमने कर ली। अब हमको बात करनी है कि कब टाउ मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन क्या होगी। हटा दिया जाए इसको, बहुत सारी बातें कर ली, डेरिवेशन आ गया। अब क्वेश्चन कैसा फॉर्म होता है वो देखा जाए। D1 D2 भी हो गया, इसका भी काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी रहने देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। चलिए, क्या आया, केस फर्स्ट हमको फॉर्मूला मिल चुका है, ये टाउ इज इक्वल टू मिल चुका है PE साइन थीटा। आपको ये पता चल चुका है कि P क्रॉस E ही सही है। वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आएगा P क्रॉस E, ठीक। अगर कहीं आपको मिलता है E क्रॉस P
लिखा हुआ तो वो गलत है, क्योंकि ई क्रॉस पी हमारे टॉर्क की डायरेक्शन से मैच नहीं करता है, इसलिए वो एक्सेप्टेड नहीं है। वो क्लॉकवाइज होना चाहिए था, जबकि अगर ई क्रॉस पी लिखेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी जो मैच नहीं करेगी, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। चलिए यहाँ से पहली कंडीशन हमारे पास क्या बनती है, पहली कंडीशन बनती है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या आता है, इन विच कंडीशन, इन विच कंडीशन टॉर्क विल बी मैक्सिमम। किस कंडीशन पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, जरा इस फॉर्मूले में बात करिए, टाउ इज इक्वल टू हमारे पास है पी ई साइन थीटा, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिक्स हैं, तो यहाँ पर क्या है देखिए, टाउ फिक्स है, ई भी फिक्स है, ये दोनों की दोनों चीज़ें कैसी हैं, फिक्स हैं। अगर ये दोनों चीज़ें फिक्स हैं, ये दोनों की दोनों चीज़ें कैसी हो गई, ये फिक्स हैं। बचा क्या, ये जो साइन थीटा है ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। इसका मतलब है कि टाउ और थीटा में, टाउ अगर कम ज़्यादा करना है तो थीटा में ही चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, टाउ टाउ अगर मैक्सिमम होगा, टाउ क्या हो जाए, टाउ अगर मैक्सिमम हो जाए, मतलब टाउ अगर मैं ऐसे लिखूं, टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम, देन क्या होगा, साइन थीटा विल बी, साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज़, यहाँ लिखा सकता है दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, दैट इज़ साइन थीटा इज इक्वल टू हो सकता है प्लस माइनस, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का मतलब ये आया, प्लस माइनस 1 का मतलब ये आया, या और थीटा इज इक्वल टू हो सकता है क्या, थीटा इज इक्वल टू 90 हो सकता है, 90 और 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 270। तो 90 या 270 हो सकता है कि जब टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, कब, तब ये तो मैक्सिमम तब होगा, और या तो मैक्सिमम 270 पे होगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या टाउ इज इक्वल टू, टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा पी ई, कब आएगा, टाउ मैक्सिमम हो जाएगा कब, साइन 90 पर। तो 90 पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब टाउ मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, पी ई, ये आ गई प्लस पी ई आ गई, प्लस पी ई आ गई। दूसरा क्या हो सकता है, इसका अगर फिगर में बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, ये हमारे पास डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायपोल को कैसे रखा जाए, नीचे माइनस रहेगा ऊपर प्लस रहेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा डायपोल, तो ये आ जाएगा नीचे हमारे पास, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ये पी वेक्टर, ऊपर प्लस क्यू चार्ज, नीचे माइनस क्यू चार्ज। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। ऐसे ही डायपोल में बना सकता हूँ किसके लिए, दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, टाउ मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्सिमम तब होगा जब पी ई साइन 270 होगा। 270 का मतलब कितना हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई, ये भी मैक्सिमम होता है। इसका फिगर कैसे बनेगा जाके देखिए, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसमें क्या है, डायपोल बनाना है, एक डायपोल बना दिया गया। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे दिखानी है, हमको दिखाना है एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए कितना, तो यहाँ से एंगल दिखाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। तो यहाँ से देखिए पहले कितना था 90, और ये इसको उठा के इधर लाएंगे यहाँ, और ये ऊपर चला जाएगा तो 180 और आ गया, तो 270 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर आ गई, ये पी वेक्टर। तो ये हो जाता है आपके पास मैक्सिमम की दो कंडीशन। कब मैक्सिमम होगा, देखिए टॉर्क मैक्सिमम तभी हो सकता है जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, क्योंकि पी और ई तो फिक्स होता है। तो मैक्सिमम दो चीज़ों पे हो सकता है। साइन थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, या तो 90 हो या 270 हो। 90 होगा तो मैक्सिमम जो टार्क होगा वो पी ए की प्लस पी ई होगा, और जब 270 होगा थीटा की वैल्यू तो जो मैक्सिमम टार्क होगा वो माइनस पी ई होगा। माइनस पी ई के लिए ये फिगर है और इसके लिए ये फिगर है। अब मैं बात करता हूँ कि टॉर्क किस कंडीशन पर मिनिमम होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो टॉपिक क्या बन गया अब, इन विच कंडीशन टॉर्क विल बी मिनिमम। ये हमारे पास केस नंबर 2 आ जाता है।
और यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम लिखा था वहाँ हो जाएगा मिनिमम। चलिए मिनिमम का मतलब हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू हो गया पी ई साइन थीटा। फिर आपको पता चला कि क्या क्या चीज़ें फिक्स होती हैं। आपको ये पता चल गया कि ये फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं फिक्स्ड, तो इनसे कोई मतलब नहीं। साइन थीटा ही क्या होता है, वेरिएबल, ये होता है वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा टाउ, अगर टाउ क्या हो जाए, टाउ को अगर मिनिमम लाना है, टाउ को अगर मिनिमम लाना है तो क्या करना पड़ेगा, देन साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा। और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या आ गया, साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है या तो जीरो, क्या होती है, जीरो। और जीरो कब कब होता है, जीरो कब कब होता है, व्हेन ये जीरो हो जाए, साइन थीटा जीरो हो जाए, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए, या थीटा की वैल्यू क्या रखें कि जीरो आ जाए, व्हेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाए 180। दो जगह पर ही ये वैल्यू ऐसी रखेंगे तभी आपका मिनिमम टॉर्क आएगा, मिनिमम टॉर्क आएगा। तो क्या लेता हूँ, एट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, एट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो टॉर्क कितना आएगा जरा देखिए, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, टाउ मिनिमम होगा, टाउ क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ये आएगा पी ई साइन जीरो, तो ये आ जाएगा कितना, जीरो। तो मिनिमम जो टार की वैल्यू आ गई वो जीरो आ गई। इसको दिखाओगे कैसे, इसको दिखाओगे ऐसे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ बनाना है आपको टॉर्क, ये बना दिया मैंने टॉर्क। अब टॉर्क में क्या दिखाते हो, माइनस, और यहाँ दिखाते हो प्लस। टॉर्क में दिखाना पड़ता है पी की डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक है। और ज़रा देखिए और क्या होगा, ये पॉइंट आपके पास था ओ, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर P इज़ पैरेलल टू कैसा हो जाए, P इज़ पैरेलल टू E हो जाए, तब आप बोल देते हो कि ये कंडीशन किसकी होती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को आप स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हो। कब बोलते हो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन डायपोल मोमेंट P इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर क्या हो जाए, अगर आपके पास डायपोल मोमेंट क्या हो जाए, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, उस कंडीशन को आप बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो टाउ होता है वो मिनिमम होता है, कितना होता है, जीरो होता है। एक कंडीशन आ गई, एट थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 180। अगर 180 रखोगे तो टाउ कितना आएगा, टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, टाउ मिनिमम, फिर मिनिमम आएगा, कितना आएगा जाके, पी ई साइन 180 की वैल्यू भी जीरो आती है, तो टाउ मिनिमम आ गया जीरो। ये क्या होता है, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कोई पूछेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए, तो आप बता दोगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 आता है, कितना आता है, थीटा इज इक्वल टू 180 आता है, तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए तो अनस्टेबल ये आ गया। जरा इसका फिगर देख लीजिए कैसे बनता है। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ क्या आएगा जाके, ये हो जाता है डायपोल। बना लीजिए, ये बना लीजिए डायपोल। तो डायपोल क्या हो गया, 180 भी दिखाना है, क्या दिखाना है, 180 दिखाना है। 180 का मतलब क्या हो जाता है, इधर आना चाहिए माइनस क्यू, इधर आना चाहिए प्लस क्यू, तब डायपोल मोमेंट इधर आ जाएगा। इसका मतलब P की डायरेक्शन इधर आ गई, P की डायरेक्शन किधर आ गई, इधर आ गई। अब की बार P इधर आ गया, तो यहाँ क्या, ये तो O पॉइंट था। अब ये कितना एंगल बन गया जाके देखिए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। क्यों आ जाएगी, क्योंकि अभी डायपोल इधर होता था प्लस, इधर होता था माइनस, अब ये घूम गया, कितना, ये जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, तो 180 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे आप ये बता रहे हो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तभी आता है व्हेन P इज, क्या हो जाएगा, व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E वेक्टर। अगर P जो है वो हो जाए एंटी पैरेलल, P क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए E के,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जिसमें डायपोल रखा जा रहा है, अगर वो उसके एंटी पैरेलल है, डायपोल मोमेंट, डायपोल का डायपोल मोमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है तो वो अनस्टेबल की कंडीशन होती है। अगर डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मीन्स ये थीटा की वैल्यू 0 है, तो वो होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल की कंडीशन पर या स्टेबल की कंडीशन पर दोनों में देख रहे हो जो टॉर्क होता है वो मिनिमम होता है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में बनता है, मैं आपसे फाइनली पूछ लेता हूँ कि अगर एफ नेट 0 हो तो क्या टॉर्क 0 होगा। देखिए एफ नेट 0 होने पर क्या टॉर्क 0 होगा, तो आंसर आएगा, देखिए ज्ञान यहाँ तक अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसका ज्ञान यही है। इफ़ एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू 0 हो भी सकता है एंड टाउ इज इक्वल टू 0 नहीं भी हो सकता है। देखिए टाउ 0 हो भी सकता है और टाउ 0 नहीं हो सकता है। 0 तभी होगा और 0 कब नहीं होगा वो देखना है। अगर 0 है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पर या तो 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी। यहाँ पर क्या है, अगर टॉर्क 0 नहीं है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, या तो 90 होगी या फिर 270 डिग्री होगी। लेकिन एफ नेट 0 होने पर टॉर्क 0 होगा ये कहना गलत है। एफ नेट 0 होने पर टॉर्क 0 हो भी सकता है, टाउ की वैल्यू 0 हो भी सकती है और टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं भी हो सकती है। इस बात को आपको माइंड में रखना है। टॉर्क 0 कब नहीं होगा, 90 पे नहीं होगा। 90 के लिए क्या आता है, टाउ इज इक्वल टू आता है प्लस पी, और इसके लिए क्या आता है, इसके लिए आता है टाउ इज इक्वल टू माइनस पी। इन दोनों कंडीशन पर 0 नहीं आया, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 पर, थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या आता है, टाउ इज इक्वल टू 0 आता है और इसके लिए भी टाउ इज इक्वल टू 0 आता है। इन कंडीशन को बोलते हो मिनिमम कंडीशन। क्या बोलते हो, ये दोनों कंडीशन कैसी होती हैं, मिनिमम होती हैं, और ये दोनों कंडीशन कैसी होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। तो ये था आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी टॉर्क के बारे में, कि टॉर्क कैसे आता है, टॉर्क कैसी क्वांटिटीज़ होती है, कि टॉर्क 0 कब हो सकता है, कब टॉर्क 0 नहीं होगा। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे फिगर जो बन सकते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैंने 1 बाय 1 आपको समझाए। होपफुली आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। एट लास्ट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।